नमस्कार मित्रों, मैं विजय त्रिवेदी बोल रहा हूं। भारत और पाकिस्तान के बीच सेना की जो गोलाबारी हुई है, फायरिंग हुई है और उसके बाद सीज फायर का ऐलान किया गया। लेकिन वो सीज फायर पूरी तरह से हुआ या नहीं हुआ, इसको लेकर भी कन्फ्यूजन बना रहा। लगातार चर्चा होती रही है। भारत ने अपनी तरफ से जो सीज फायर है उसको मान लिया था, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से कल रात को भी फायरिंग की गई, गोलाबारी की गई, हमला किया गया। इसके बाद भी लगातार दबाव बना हुआ है। भारत में इस बात को लेकर बड़ा दबाव बना हुआ है और सवाल किए जा रहे हैं कि आखिर ये सीज फायर की ज़रूरत क्यों पड़ी। क्या कारण था कि भारत को सीज फायर के लिए आगे आना पड़ा, जबकि भारत की सेना ने बहुत मजबूती से इस लड़ाई को लड़ा है और 3 दिन में ही पाकिस्तान के ठिकाने कर दिए थे। उसके जो हौसले थे उसको ठिकाने पर ला दिया था, उसको मुश्किल में कर दिया था। उसके सैन्य ठिकानों पर जिस तरह से हमला किया गया उससे मुश्किल में पड़ गया था और पाकिस्तान बहुत दबाव में था। खासतौर से पाकिस्तान की जो राजनीतिक लीडरशिप है, पॉलिटिकल लीडरशिप है, यानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ बहुत दबाव में थे और खुद जनरल आसिम मुनीर को भी मुश्किलें पैदा हो गई थी, बल्कि बढ़ रही थी। इसके बाद भी क्यों इस तरह से किया गया, इसको लेकर बड़े सवाल हो रहे हैं। सरकार ने अभी इस पर कोई सफाई नहीं दी है और उससे भी ज़्यादा बड़ा मसला आया कि जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी तरफ से एक्स पोस्ट पर इस सीज फायर का ऐलान किया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जब ये कहा कि उन्होंने दोनों देशों के साथ बातचीत हुई है अमेरिका की और कहा गया है कि डी एस्केलेट किया जाए। डी एस्केलेट का मतलब कि सेनाओं को दबाव जो है वो कम किया जाए और शांति बनाई जाए और सीज फायर किया जाए। इस पर चर्चा हुई है और उसके बाद उन्होंने इसका ऐलान किया और उन्होंने इसके लिए बधाई भी दी। उसके बाद उन्होंने कहा, एक और पोस्ट बाद में उन्होंने किया है जिसमें कहा गया कि वो दोनों देशों के साथ ट्रेड को बढ़ाना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। इस बात पर भी काफ़ी गर्मा गर्मी हुई है और राजनीति में ये काफ़ी बहस हो गई है कि क्यों अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अपनी तरफ से एक्स पर यह पोस्ट करना पड़ा। बड़ा सवाल है। पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ ने अपना एक पोस्ट लिखा है और उसमें डोनाल्ड ट्रंप को इस बात के लिए धन्यवाद किया है, शुक्रिया अदा किया है कि वो इस मसले को सुलझाने में आगे आए। लेकिन भारत सरकार की तरफ से कोई चर्चा नहीं की गई है अमेरिका को लेकर। तो क्या अमेरिका की इसमें भूमिका थी या नहीं थी, ये तो भारत सरकार को ही साफ करना होगा और भारत सरकार की बात महत्वपूर्ण होगी। लेकिन अमेरिका में जो राष्ट्रपति भवन को कवर करते हैं पत्रकार, उनमें से एक बड़े पत्रकार ने एक रिपोर्ट लिखी है एसोसिएट प्रेस में, एपी में, और जिसमें कहा गया है कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भारत के साथ और जो अमेरिका के विदेश मंत्री हैं मार्को रूबियो, जो एनएसए भी हैं, दोहरी भूमिका निभा रहे हैं, उन्होंने पाकिस्तान के साथ इस मसले पर बातचीत की। जेडी वेंस, आपको याद होगा कि पिछले दिनों ही अपनी पत्नी के साथ हिंदुस्तान आए थे, यात्रा की थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात भी की थी। बताया जाता है जेडी वेंस ने प्रधानमंत्री और जो दूसरे लोग हैं उनके साथ मुलाकात की और डी एस्केलेट करने की बात की, जबकि पाकिस्तान के लिए मार्को रूबियो ने बात की है और कुछ और लोगों ने उनके साथ बात की है, जिसमें शहबाज शरीफ के साथ भी बात हुई और जनरल आसिम मुनीर के साथ भी बात हुई। अमेरिका को लग रहा था कि जिस तरह का ये मसला हो गया है और दोनों सेनाएं आगे बढ़ गई हैं, तो दोनों देश न्यूक्लियर पावर हैं, परमाणु शक्ति हैं, तो कहीं ये मसला गंभीर ना हो जाए और ये लड़ाई कहीं खतरनाक मोड़ पर ना पहुंच जाए, ऐसा बताया जा रहा है। एपी की रिपोर्ट में कहा गया कि जो पेंटागन है और राष्ट्रपति अमेरिका के जो हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब, उनको जो कवर करते हैं पत्रकार, उनको बताया गया कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने और राष्ट्रपति भवन ने या अमेरिकी सरकार ने इस पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और दोनों देशों को इस बात पर राजी किया कि वो डी एस्केलेट करें, यानी सीज फायर करें और अलग अलग हो जाएं और इस तनाव को नहीं बढ़ाएं, क्योंकि दोनों ही न्यूक्लियर पावर हैं। एक और बड़ी घटना हुई जब ये सारा हो रहा था। पाकिस्तान ने ड्रोन से लगातार हमले यहाँ पर किए और भारत की मारक क्षमता ने उनको सबको बर्बाद कर दिया, तहस नहस कर दिया। उसका असर भारत में नहीं दिखाई दिया। लेकिन जब भारत ने हमले शुरू किए और सैन्य जो अड्डे हैं उनके, मिलिट्री कैंप्स हैं, उन पर हमले किए तो पाकिस्तान परेशान हो गया। उससे भी महत्वपूर्ण हुआ एक घटना कि जो पाकिस्तान का मिलिट्री कैंप या हेडक्वार्टर है रावलपिंडी में, उसके पास एक बड़ा हमला भारत ने किया था। वो मिलिट्री हेडक्वार्टर है, वहाँ पर एयरबेस भी है, वहाँ पर एयर रिफ्यूलिंग की व्यवस्था भी है और उससे कुछ दूर ही पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर आर्सेनल है उसका स्टोर भी है।
बताया जाता है कि पाकिस्तान के पास 170 वॉर हेड्स हैं, न्यूक्लियर वॉर हेड्स हैं। इस हमले से पाकिस्तान घबरा गया। इसकी पुष्टि इस बात से भी होती है कि आज भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस बात को स्पष्ट किया कि भारत ने न केवल पाकिस्तान के सीमा से जुड़े सैन्य हवाई अड्डों पर हमला किया था, बल्कि रावलपिंडी तक सेना की धमक सुनाई दी थी। मुझे याद आ रहा था 2005 में, क्योंकि वो पाकिस्तान का मिलिट्री हेडक्वार्टर है, उस समय जनरल परवेज मुशर्रफ वहाँ थे और मेरी उनसे मुलाकात रावलपिंडी के मिलिट्री हेडक्वार्टर में हुई थी। तो वो बहुत महत्वपूर्ण जगह है जहाँ पर ये हमला उसके आसपास की जगह पर हुआ। उससे भी पाकिस्तान दबाव में आया। सवाल यह है कि भारत को क्यों दबाव बना, इसका जवाब तो भारत सरकार देगी, लेकिन इसको लेकर लगातार चर्चा हो रही है। करीब करीब अब ये साफ हो गया कि अमेरिका ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है कि किस तरह से इसको डीएस्केलेट किया जाए और आगे बढ़ा जाए। लेकिन कुछ लोग ये सवाल कर रहे हैं कि जब अमेरिकी विदेश मंत्री और एनएसए ने पाकिस्तान के साथ ये बात की है, उन पर दबाव बनाया, तो सीज फायर के अनाउंसमेंट के बाद यानी ऐलान के बाद भी पाकिस्तान ने हमले क्यों किए। हालांकि अब बताया जा रहा है कि वो तनाव कम हो गया है और दोनों तरफ से इस मसले को हल किया गया है। अब इस पर कितनी आगे बात बढ़ेगी, क्या इसकी ज़रूरत थी, क्या 3 दिन बाद भारत को सीज फायर की ज़रूरत थी, क्या अमेरिका की मध्यस्थता की ज़रूरत थी, और क्या इसमें भारत ने कश्मीर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने का, कश्मीर के मुद्दे को ले जाने की बात तो नहीं हो गई है, या जो पाकिस्तान का टेररिज्म है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जिसे हम कहते हैं, उसको एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने की कोशिश की है। जाहिर है कि हमारी सेना ने, हमारी फौज ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से इस पर काम किया और पाकिस्तान को 3 दिन में ही घुटनों पर ला दिया था। राजनीति तो अब शुरू हो गई है, लेकिन राजनीति से अलावा महत्वपूर्ण बात है कि हमारे जो भारतीय सेना के बड़े अधिकारी पूर्व में रहे हैं, पूर्व सेना अध्यक्ष हैं जनरल वीपी मलिक, जो 1999 में कारगिल के वक्त में सेना अध्यक्ष थे। उन्होंने भी इस पर चिंता जाहिर की है और उन्होंने कहा है कि हम इतिहास को क्या जवाब देंगे कि ये सीज फायर क्यों किया गया। इसके राजनीतिक और रणनीतिक फ़ायदे क्या होंगे ये तो वक्त बताएगा, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए था। उनकी भाषा ये कहती है, वो एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया है। दूसरे हमारे फॉर्मर सेना अध्यक्ष हैं जनरल नरवणे, मनोज नरवणे, उन्होंने भी कहा कि ये तीसरा मौका था जब हम इस लड़ाई को आगे ले जा सकते थे, लेकिन हर बार हम उस पर छोड़ देते हैं। क्या इसकी ज़रूरत थी? इसकी चर्चा भी जनरल नरवणे ने की है। एक और जो हमारे बड़े विश्लेषक माने जाते हैं सामरिक मामलों के, जियोपॉलिटिकल सामरिक मामलों के, ब्रह्मचैलानी, उन्होंने तो बहुत गंभीर टिप्पणी की है और पिछले 70 सालों के, 75 साल के 10 से ज़्यादा उदाहरण दिए कि भारत हर बार जीतते हुए भी क्यों पाकिस्तान के साथ समझौता करने लगता है। अभी 10 उदाहरणों का जिक्र करना नहीं है, बल्कि उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण लाइन दी कि भारत की ये आदत सी हो गई है, राजनीतिक जमात की आदत हो गई है कि हम जीत को हार में बदलने में माहिर हो गए हैं। जीत को हार में मतलब कोई सेना की हार का मसला नहीं है, मसला है कि जिस मसले पर हम जीत सकते थे उस मसले को क्यों हमने छोड़ दिया। एपी की रिपोर्ट भी आपको देखनी चाहिए कि किस तरह से उन्होंने बड़े विस्तार से इस पर पूरी चर्चा की है। जो जेडी वेंस हैं उपराष्ट्रपति, उन्होंने भारत के साथ किस तरह से बातचीत की, मार्को रूबियो ने पाकिस्तान के साथ कैसे बात की और दोनों तरफ से क्या रेस्पॉन्स दिए गए, क्या दबाव बनाया गया और क्या तय किया गया कि क्यों ऐसी ज़रूरत है। ये पहली बार हुआ है, आपको याद हो कि दुनिया में पहली बार हुआ कि 2 न्यूक्लियर पावर देश यानी भारत और पाकिस्तान युद्ध के मैदान में आ गए थे आमने सामने। ऐसा कहीं भी नहीं हुआ दुनिया में, पहली बार ऐसा हो रहा है। और भारत की जो पॉलिसी रही है हमेशा नो फर्स्ट यूज़ की, मतलब न्यूक्लियर हेड्स जो हैं हमारे, परमाणु जो ताकत है उसका हम पहले इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये भारत की नीति रही है। पाकिस्तान की तरफ से कहा गया कि पाकिस्तान ने कोई चर्चा नहीं की थी कि वो न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करेगा। हालांकि वहाँ पर जो उनकी नेशनल कमांड यूनिट है जो न्यूक्लियर वॉरहेड्स के बारे में फैसला करती है कि क्या उसका इस्तेमाल होना चाहिए, उनका क्या किया जाना चाहिए, उसकी एक बैठक हुई बताई, जिसमें प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ थे, जनरल असीम मुनीर थे और कई कैबिनेट मंत्री थे। हालांकि पाकिस्तान सरकार ने इस मीटिंग का होने का इनकार किया है, लेकिन मसला बहुत गंभीर था। क्या भारत और पाकिस्तान दोनों एक ऐसी गंभीर जगह पहुंच गए थे जहां डी एस्केलेशन बहुत ज़रूरी था। इसके क्या राजनीतिक फ़ायदे होंगे, क्या राजनीतिक नुकसान होंगे, क्या रणनीतिक फ़ायदे होंगे, किस तरह से हम बढ़ेंगे,
क्या इस तरह से पाकिस्तान को कोई मदद मिल गई है जो हारने की स्थिति पर पहुंच गया था? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे। और दूसरी बात भी महत्वपूर्ण है कि भारत के राजनेताओं का युद्ध के समय में क्या माहौल रहता है, क्या बर्ताव रहता है और वो कैसे रेस्पॉन्स करते हैं सरकार को। अपोजिशन में रहते हुए, सरकार में रहते हुए कौन सी पार्टी कब राजनीति में रही, इस पर भी चर्चा करेंगे अगले वाले वीडियो में। क्योंकि राहुल गांधी जो विपक्ष के नेता हैं, उन्होंने अभी मांग की है कि संसद का विशेष सत्र बुलाया जाना चाहिए और पहलगाम हमले पर और जो अभी कुछ हुआ है इस सब पर विस्तार से चर्चा करनी चाहिए। गंभीर मसला है। हिंदुस्तान एक बड़ा मजबूत लोकतंत्र है। पहले भी जो युद्ध हुए हैं उन पर संसद में चर्चा होती रही है। इसकी भी चर्चा करेंगे कि क्या क्या हुआ, क्या अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा 1971 में क्या हुआ था, किस तरह से संसद में वाजपेयी जी ने इंदिरा गांधी की तारीफ की थी और उसके कुछ दिनों बाद उनके सीज फायर की आलोचना की थी। ऐसे भी बहुत सारे सवाल हैं। और 99 में कारगिल में क्या हुआ था, कैसे बिहेव किया था और कैसे एक कार्यवाहक सरकार ने उस युद्ध को जीता था, इस सब पर चर्चा करेंगे। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों के साथ बने रहिए, मुस्कुराइए।